हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लॉ इज लव। तो उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और काफ़ी लोग की सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज का सेक्शन है सेक्शन 108। सेक्शन 108 डील करता है वोटिंग थ्रू ई मीन्स से। ई मीन्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से किस तरीके से हम वोटिंग करने। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेक्शन की। सेक्शन कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रेस्क्राइब द कंपनी द क्लास और अ क्लास ऑफ कंपनीज। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो प्रेस्क्राइब कर सकती है कंपनीज को जिनको ई वोटिंग देनी चाहिए। किसके थ्रू? इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू वोटिंग का ऑप्शन देना चाहिए। ठीक है, एंड चाहे तो वो प्रेस्क्राइब कर सकती है मैनर इन विच मेंबर में एक्सरसाइज हिज राइट टू वोट बाय ई मीन्स। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास दो चीजें हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो प्रेस्क्राइब करेगी कि किन कंपनीज को वोटिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीन्स देना ज़रूरी है और किस तरीके से देना है। मैनर इन विच, जिसमें मेंबर्स जो हैं एक्सरसाइज करें, किस तरीके से मेंबर अपने वोट को ई मीन्स से एक्सरसाइज करेंगे। बात समझ में आई? सेक्शन ने सिर्फ और सिर्फ इतना बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपने हाथ में पावर है। वो चाहे तो कंपनीज बताए और वो चाहे तो से मेंबर्स वोट करेंगे। दो चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पास रखी, सिर्फ सेक्शन में यही कहा है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब करना है तो प्रेस्क्राइब कैसे होगा? रूल से होगा। रूल नंबर 20 ऑफ कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स आया 2014। इसमें रूल 20 में प्रेस्क्राइब किया गया कि किस तरीके से हम लोग वोटिंग थ्रू ई मीन्स को यूज करेंगे। इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको 3-4 डेफिनेशंस बताती हूँ जो बहुत ज़रूरी है, वरना उसके बिना समझ नहीं आएगा। सबसे पहला है डेफिनेशन में है एजेंसी। एजेंसी का मतलब जहां भी आएगा उसका मतलब है NSDL, CDSL या कोई और एंटिटी जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से रजिस्टर है। ठीक है, अप्रूव्ड है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कट ऑफ डेट बताऊंगी बाद में जब आएगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम का मतलब होता है इंटायर वोटिंग। जो आप पूरी की पूरी वोटिंग को एक्सरसाइज करोगे ना, जब आप अपनी वोटिंग करोगे वो पूरी वोटिंग तरीके से होगी। ठीक है, डिस्प्ले ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बैलेट्स या फिर वोट ऑफ मेंबर्स, रिकॉर्डिंग ऑफ वोट ऑफ मेंबर ले लो, या नंबर ऑफ वोट फेवर में सारी प्रोसेस, वोटिंग कैसे हुई, कितनी करी, वोटिंग को रिकॉर्ड करना, किसने फेवर में करी, किसने अगेंस्ट में करी, ये सारा का सारा क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होगा। तीसरा आता है रिमोट ई वोटिंग। रिमोट ई वोटिंग का मतलब होता है कि मेंबर्स को फैसिलिटी देना रिमोट ई वोटिंग की। उसका मतलब कि मेंबर्स मेंबर्स जो है जनरल मीटिंग की प्लेस पे नहीं आएंगे। वो जनरल मीटिंग के प्लेस के अलावा किसी और प्लेस से जब वोटिंग करते हैं तो उसे कहते हैं रिमोट ई वोटिंग। जैसे कि आप रिमोट से बटन दबाते हो, चैनल चेंज होता है टीवी का अपनी प्लेस पे बैठे बैठे, तो ऐसे ही आप अपनी प्लेस पे बैठे बैठे क्या कर सकते हो? वोट को एक्सरसाइज कर सकते हो विदाउट गोइंग टू द प्लेस ऑफ जनरल मीटिंग। ठीक है, बिना जनरल मीटिंग की वहां पे जाए वेन्यू पे आप अपने वोट को एक्सरसाइज कर सकते हो। उसे कहते हैं रिमोट ई वोटिंग। वोटिंग बाय ई मीन्स। वोटिंग बाय ई मीन्स कहीं भी आएगा तो उसका मतलब होता है रिमोट ई वोटिंग प्लस में वोटिंग एंड जनरल मीटिंग, दोनों को इंक्लूड करते हैं। ई मीन्स से आप चाहे तो वोटिंग बाय ई मीन्स का मतलब होता है आप चाहे तो उसमें फैसिलिटी दे दो कि घर से ई वोटिंग कर लें, रिमोट ई वोटिंग एंड वोटिंग करें जनरल मीटिंग पे। दोनों को हम वोटिंग बाय ई मीन्स में इंक्लूड करते हैं। लेकिन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम होना चाहिए। सारा का सारा जो प्रोसेस होगा ना, दोनों की दोनों चीज़ों में मतलब रिमोट ई वोटिंग में जब आप दोगे तो वो भी इलेक्ट्रॉनिक होना चाहिए और जनरल मीटिंग में जो वोटिंग दोगे वो भी इलेक्ट्रॉनिक होना चाहिए। तो दोनों के दोनों जो प्रोसेस होंगे वो फुल्ली क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम होना चाहिए, विच में भी सेम जो आपने रिमोट ई वोटिंग के लिए यूज़ किया था। दोबारा से देख लो, एजेंसी मतलब NSDL, CDSL जो हमारे डिपॉजिटरीज होते हैं, शेयर्स को रखते हैं। ठीक है, NSDL, CDSL या फिर कोई और एंटिटी जो अप्रूव्ड है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम का मतलब होता है पूरी की पूरी वोटिंग जो होगी वो पूरा का पूरा प्रोसेस इलेक्ट्रॉनिक होगा। नेक्स्ट है रिमोट ई वोटिंग, मतलब जनरल मीटिंग के प्लेस पे नहीं आना और अपनी ही प्लेस से वोट करना, उसे कहते हैं रिमोट ई वोटिंग। लास्ट है वोटिंग बाय ई मीन्स। वोटिंग बाय ई मीन्स का मतलब होता है रिमोट ई वोटिंग या फिर वोटिंग एट जनरल मीटिंग। लेकिन दोनों की दोनों में ही क्या होगा? आप किसके थ्रू करोगे? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के थ्रू वोट करोगे। ये कुछ डेफिनेशन थी जो आपको सेक्शन समझने में हेल्प करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं हम, सेक्शन भी नहीं रूल। सेक्शन ने क्योंकि प्रेस्क्राइब किया तो आया रूल 20। चलो स्टार्ट करते हैं।
एक एक चीज बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, लेंदी है, बट हम इसको साथ साथ सिंप्लीफाई करते चलेंगे। तो सबसे पहले बोलता है दिस रूल शैल अप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ जनरल मीटिंग फॉर विच नोटिसेज आर इशूड। नोटिसेज इशू हो गए हैं, अब हमें इसमें क्या कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से बात करेंगे। एवरी कंपनी विच हैज़ लिस्टेड इट्स इक्विटी शेयर्स ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, जिस कंपनी ने अपने इक्विटी शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कराया हुआ है एंड हैविंग नॉट लेस देन 1000 मेंबर्स, यानी कि जिस कंपनी के शेयर्स जो हैं, शेयर्स नहीं इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर लिस्ट है, बात नहीं बनेगी। अगर किसी कंपनी की इक्विटी शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट है या फिर कोई कंपनी जिसमें 1000 प्लस मेंबर्स हैं, यानी कि 1000 या 1000 से प्लस, नॉट लेस देन 1000, इन दोनों कंपनीज को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया कि आपको ई मीन्स की फैसिलिटी देना मेंबर्स को मैंडेटरी है। एवरी कंपनी शेल प्रोवाइड टू इट्स मेंबर्स फैसिलिटी टू एक्सरसाइज देयर राइट टू वोट ऑन रेजोल्यूशन प्रपोज टू बी कंसीडर्ड एट अ जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग पे जो भी रेजोल्यूशन हम लेने वाले हैं उसमें मेंबर्स को फैसिलिटी देनी है कि वो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वोट को कर सके। बात समझ में आ रही है? सबसे पहले किस कंपनी के लिए ज़रूरी है, जिसके इक्विटी शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है और जिसमें 1000 से कम मेंबर नहीं है, यानी कि 1000 या 1000 से ज़्यादा है, तो उनको फैसिलिटी देनी है ई मीन्स की। ये समझ में आ गया किन कंपनीज को देनी है। अब ये देखते हैं कि किन कंपनीज को नहीं देनी है। तो निधि कंपनी, एंटरप्राइज या फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो चैप्टर 10B में और 10C में है, इन कंपनीज को नहीं देनी है। इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द फैसिलिटी टू वोट बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, यानी कि 3 को नहीं देनी है, निधि को, एंटरप्राइज को और इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर को। इसके अलावा इन दोनों को एवरी कंपनी लिस्टेड हैज इक्विटी शेयर्स, एवरी कंपनी नॉट लेस देन 1000 मेंबर, इन दोनों को देना मैंडेटरी है। बात समझ में आ रही है यहाँ तक की? अब बात करता है कि मेंबर जो है उसको फैसिलिटी मिली, तो मेंबर में एक्सरसाइज हिज राइट टू वोट, वो एक्सरसाइज कर सकता है, ज़रूरी नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं है, उसको हमने फैसिलिटी दी है कि भाई तू चाहे तो तू इलेक्ट्रॉनिक मीन से वोट कर सकता है। तो अब मेंबर चाहे तो मेंबर में एक्सरसाइज हिज राइट टू वोट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, और अगर वो इलेक्ट्रॉनिक मीन से वोट करेगा तो द कंपनी शेल पास रेजोल्यूशन इन अकॉर्डेंस विद द रूल। जैसे उसने रेजोल्यूशन पे वोट किया, कंपनी उस तरीके से रेजोल्यूशन को पास कर देगी। बात समझ में आ रही है? हमने मेंबर को फैसिलिटी दी, मेंबर चाहे तो मैं एक्सरसाइज हिज राइट टू वोट थ्रू ई मीन्स, वो अपने वोट को एक्सरसाइज कर सकता है इलेक्ट्रॉनिक तरीके से। ठीक है। A company which provide the facility through e-voting to its members shall comply with the conditions। अब बात ध्यान से सुनना, जो भी कंपनी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वोटिंग की फैसिलिटी दे रही है ना अपने मेंबर्स को, तो उसको कुछ प्रोसीजर को फॉलो करना है। सबसे पहला है नोटिस ऑफ द मीटिंग। जो भी नोटिस जाएगा, मीटिंग का नोटिस जाएगा, उसमें जो भी मीटिंग का नोटिस जाएगा शेल बी सेंड टू, नोटिस किसको भेजते हैं, मैड को। ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था सेक्शन 101 में, भूले तो नहीं हो। मेंबर्स को भेजते हैं, डायरेक्टर्स को भेजते हैं, ऑडिटर्स को भेजते हैं। ठीक है। अब भेजेंगे कैसे? रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज दो, स्पीड पोस्ट से भेज दो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भेज दो, ईमेल आईडी पे भेज दो, मतलब कि ईमेल आईडी पे भेज दो, या फिर कुरियर से भेज दो। तो रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज दो, स्पीड पोस्ट से भेज दो, ईमेल आईडी पे भेज दो, या कुरियर से भेज दो। तो आपको किस तरीके से भेजना है? इस तरीके से। अब नोटिस आपने मेंबर्स को तो दे दिया, बट नोटिस शेल ऑल्सो बी प्लेस ऑन द वेबसाइट इफ एनी। तो कंपनी को अपनी वेबसाइट पे नोटिस डालना पड़ेगा, प्लस में ऑफ द एजेंसी की वेबसाइट पे भी डालना पड़ेगा। एजेंसी मतलब भूले तो नहीं हो, NSDL, CDSL या फिर कोई और एजेंसी जो MCA से अप्रूव्ड है। बात समझ में आ रही है? बहुत ध्यान से सुनना, कॉन्सेंट्रेट करके। आफ्टर इट इज सेंड टू द मेंबर्स, जैसे ही कंपनी ने मेंबर्स को नोटिस भेजा, भेजने के बाद कंपनी अपनी वेबसाइट पे एज वेल एज एजेंसी की वेबसाइट पे नोटिस को अपलोड करवाएगी। एजेंसी मतलब CDSL, NSDL। ठीक है। नेक्स्ट कहता है नोटिस ऑफ द मीटिंग। अब मीटिंग का जो नोटिस होगा इसमें क्या क्या लिखा होना चाहिए? देखो, सबसे पहले कंपनी लिखेगी कि कंपनी फैसिलिटी दे रही है कि वोट करना है तो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से कर लो, और उस बिजनेस पे जो भी रेजोल्यूशन पास होगा आप उस पर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से वोट कर सकते हो, आपको फैसिलिटी दी जा रही है। ठीक है। दूसरा,
मेंबर्स जो हैं वो अपने वोट को कास्ट कर सकते हैं रिमोट ई वोटिंग से। देखो लिखा है मेंबर्स हु हैव कास्ट देयर वोट प्रायर टू द मीटिंग बाय रिमोट वोटिंग में ऑल्सो। ठीक है, लिखा है कि भाई हम नोटिस में लिखेंगे कि जो मेंबर रिमोट ई वोटिंग से वोट कर देंगे वो भी मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं। दोबारा से सुनना, रिमोट ई वोटिंग की फैसिलिटी दी, मेंबर्स ने घर बैठे बैठे उसको एक्सरसाइज किया, वोट को कास्ट कर दिया, यानी कि उसने वोट कर दिया। अब मीटिंग वाला दिन आया तो मेंबर पूछेगा कि मैंने तो मीटिंग के लिए जो वोट करना था वो तो मैंने घर बैठे बैठे कर दिया था, तो क्या अब मीटिंग में मैं आ सकता हूँ? तो ये हम नोटिस में लिखेंगे कि तुम मीटिंग में आ सकते हो बट मीटिंग में आके तुम वोट नहीं कर सकते हो। बात समझ में आई है? ऐसा नहीं है कि वो मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता, वो मीटिंग अटेंड कर सकता है बट वोट नहीं कर सकता। ठीक है, आगे देखते हैं। द फैसिलिटी फॉर वोटिंग, जो आपको वोटिंग की फैसिलिटी दी जा रही है वो या तो ई वोटिंग सिस्टम है या फिर बैलेट पेपर मिलेगा या फिर पोलिंग पेपर मिलेगा। तो हम बोल रहे हैं कि हम जो फैसिलिटी देंगे ना वोटिंग के लिए वो इस तरीके से देंगे। शेल ऑल्सो बी मेड अवेलेबल एट द मीटिंग, इसको भी हम क्या रखेंगे? मीटिंग पे रखेंगे। एंड मेंबर्स अटेंडिंग द मीटिंग एंड हु हैव नॉट ऑलरेडी कास्ट देयर वोट बाय रिमोट वोटिंग शेल बी एबल टू एक्सरसाइज देयर राइट एट द मीटिंग। ध्यान से सुनना, हमने बोला कि हम ना मीटिंग पे भी ई वोटिंग का सिस्टम रखेंगे, बैलेट पेपर रखेंगे या फिर पोलिंग पेपर रखेंगे। जिसने रिमोट ई वोटिंग को यूज करके घर बैठे बैठे वोट नहीं किया वो चाहे तो मीटिंग में आए और अपने वोट को मीटिंग में एक्सरसाइज कर ले। दोबारा पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनना। Members attending the meeting and who have not already cast their vote by remote voting shall be able to exercise their right at the meeting. मीटिंग में एट द मीटिंग में वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो हम नोटिस में क्या क्या चीजें बताएंगे? सबसे पहला दोबारा से बता रही हूँ, देखो जो कंपनी ई वोटिंग की फैसिलिटी देगी उसको देना है कि कंपनी जो नोटिस देगी वो रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट या फिर ईमेल या कुरियर सर्विस से देगी। नोटिस वेबसाइट पे डालेगी, अपनी कंपनी की वेबसाइट पे और एजेंसी की वेबसाइट पे। नेक्स्ट कहता है कि नोटिस में क्या क्या बताओगे? तो भाई नोटिस में बताओगे कि हम तुमको फैसिलिटी दे रहे हैं। दूसरा, अगर तुम फैसिलिटी को यूज करके घर से वोट नहीं करते हो तो तुम मीटिंग में आ सकते हो। ठीक है, मीटिंग में वोट कर सकते हो। थर्ड पॉइंट बता रही हूँ मैं, मीटिंग में आके मीटिंग में वोट कर सकते हो। हम मीटिंग में भी ई वोटिंग का सिस्टम, बैलेट पेपर और पोलिंग पेपर रखेंगे। ठीक है, बोला कि कोई बात नहीं, तुमने घर बैठे बैठे वोट कर दिया तो भी तुम मीटिंग अटेंड कर सकते हो बट वोट नहीं कर सकते। प्लस में नोटिस में कुछ चीजें बताएंगे। नोटिस शैल इंक्लूड सम इंफॉर्मेशन, उसमें क्या देंगे कि क्या प्रोसेस रहेगा, क्या मैनर रहेगा वोट करने का, किस टाइम में आपको वोट करना है, यानी कि टाइम ड्यूरेशन कितना है आपके पास वोट करने के लिए, कितने से कितने बजे तक आप वोट कर सकते हो, आपकी लॉगिन आईडी क्या है और पासवर्ड क्या है। आपको ये 4 चीज़ें हम लोग क्या बताएंगे नोटिस में। नोटिस में बताएंगे प्रोसेस क्या रहेगा वोट करने का, टाइम पीरियड क्या रहेगा, लॉगिन आईडी क्या रहेगी और पासवर्ड क्या रहेगा। ये सब हम आपको नोटिस में बताएंगे। नेक्स्ट थिंग क्या है कि कंपनी जो है ना पब्लिक नोटिस भी देगी। कंपनी जो है क्या देगी? पब्लिक नोटिस। पब्लिक नोटिस कैसे देगी? एडवर्टीजमेंट के थ्रू। इमीडिएटली ऑन कंप्लीशन ऑफ डिस्पैच ऑफ नोटिस, जैसे ही नोटिस डिस्पैच हो जाएंगे कंपनी जो है एक एडवर्टीजमेंट इशू करेगी। एडवर्टीजमेंट जो कंपनी को इशू करनी है उसके लिए कोई टाइम है? हाँ है। कंपनी को जो एडवर्टीजमेंट इशू करनी है ना वो 21 दिन पहले करनी है जनरल मीटिंग से, यानी कि जनरल मीटिंग से 21 दिन पहले कंपनी क्या करेगी? एडवर्टीजमेंट देगी। 21 दिन है, 21 क्लियर डेज नहीं है। 21 क्लियर डेज माइंड में बैठा होता है ना, तो 21 क्लियर डेज नहीं है, 21 डेज पहले जो है जनरल मीटिंग से कंपनी क्या करेगी? एडवर्टीजमेंट देगी। एडवर्टीजमेंट में कंपनी क्या बताएगी और एडवर्टीजमेंट कहाँ देगी? सबसे पहले देखो एडवर्टीजमेंट देगी वर्नाक्यूलर न्यूज़पेपर में, इन द लैंग्वेज ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस एंड इन इंग्लिश लैंग्वेज। ये 2 लैंग्वेज में जो है कंपनी क्या देगी? एडवर्टीजमेंट देगी। कितने दिन पहले देगी? जनरल मीटिंग से 21 दिन पहले। एडवर्टीजमेंट में क्या बताएगी? एडवर्टीजमेंट में देखो बताएगी 6 बातें, ABCDEF। ठीक है, सबसे पहले बताएगी हम स्टेटमेंट जो है जो आप बिजनेस ट्रांजेक्ट करने वाले हो वो ईमेल से करने वाले हैं। डेट एंड टाइम क्या रहेगा मीटिंग शुरू होने का, रिमोट ई वोटिंग कब शुरू होगी और रिमोट ई वोटिंग खत्म कब होगी, शुरू कब होगी खत्म कब होगी। प्लस में बिजनेस जो है वो ट्रांजेक्ट होंगे ईमेल से। द मैनर फॉर द पर्सन्स, देखो अब बात ध्यान से सुनना। अब कंपनी ने नोटिस दे दिया 21 क्लियर डेज पहले। ठीक है, कंपनी ने नोटिस दे दिया, जनरल मीटिंग का नोटिस तो 21 क्लियर डेज पहले जाता है। 21 क्लियर दिन पहले नोटिस चला गया और 21 दिन पहले एडवर्टीजमेंट चली गई।
अब हो सकता है 21 दिन पहले जब एडवर्टाइजमेंट गई हो उसके बाद कोई पर्सन ने शेयर लिए हो और वो मेंबर बना हो, तो अब वो पर्सन वोट कैसे करेगा, क्योंकि उस पर्सन के पास तो नोटिस नहीं गया होगा, वो तो कंपनी का मेंबर था ही नहीं जब 21 क्लियर डेज पहले नोटिस जा रहा था। तो एडवर्टाइजमेंट में लिखेंगे द मैनर फॉर द पर्सन्स हु हैव एक्वायर्ड एंड बिकम मेंबर आफ्टर डिस्पैच ऑफ नोटिस। नोटिस डिस्पैच करने के बाद जिस पर्सन ने शेयर खरीदे और वो मेंबर बना, तो उसको अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड कैसे मिलेगा ये कंपनी एडवर्टाइजमेंट में बताएगी। पर्सन वर्ड लिखा है, मेंबर नहीं लिखा, क्योंकि मेंबर नहीं था जब कंपनी ने 21 क्लियर डेज पहले अपने मेंबर्स को नोटिस दिया था, तब वो कंपनी का मेंबर नहीं था, तो उसको नोटिस नहीं गया होगा। तो अब उस पर्सन को वोटिंग का जो नॉलेज है, वोटिंग का क्या प्रोसेस है, वो कैसे पता चलेगा, तो उसको एडवर्टाइजमेंट में मिलेगा कि जो नोटिस डिस्पैच करने के बाद पर्सन कोई मेंबर बना तो वो अपने वोट को कैसे एक्सरसाइज करेगा, वो मिलेगा उसको एडवर्टाइजमेंट से। बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। अब आती है कट ऑफ डेट। कंपनी कट ऑफ डेट, इससे ये दोनों कनेक्टेड है, डी और ई कनेक्टेड है। कट ऑफ डेट क्या होती है? कट ऑफ डेट, देखो मैंने एक डेफिनेशन छोड़ी थी, इंटेंशनली छोड़ी थी। कट ऑफ डेट मीन्स अ डेट नॉट अर्लियर देन 7 days बिफोर द डेट ऑफ जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग से 7 दिन पहले जो डेट होती है उससे बोलते हैं कट ऑफ डेट। इससे हम डिटरमाइन करते हैं फॉर डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी टू वोट बाय ई मीन्स और इन जनरल मीटिंग, यानी कि 7 दिन पहले जो पर्सन कंपनी के मेंबर्स होते हैं, हम उनसे देखते हैं उस पर्सन के पास जो होता है ना वोटिंग का राइट होता है, वोट करे चाहे वो ई मीन से या फिर जनरल मीटिंग में वोट करे, ये दोनों तरीके से वो वोट कर सकता है, वोट करने के लिए एलिजिबल होता है। लेकिन जनरल मीटिंग से 7 दिन पहले का देखते हैं, यानी कि 7 दिन से ज़्यादा पहले का नहीं देख सकते। यानी कि जनरल मीटिंग से 7 दिन पहले जो पर्सन मेंबर बन गया, जिसके पास शेयर्स है कंपनी के, जो मेंबर बन गया, तो उसके पास वोट का राइट आता है। लेकिन कंपनी ने नोटिस क्या दे दिया, अब सुनना, कंपनी ने जो नोटिस दिया था वो कंपनी ने कब दिया था? 21 डेज पहले, 21 क्लियर डेज पहले मेंबर्स को नोटिस जाता है। अब कंपनी जो मेंबर को वो कर रही है कि कौन सा मेंबर वोट कर सकता है, कौन सा नहीं कर सकता, वो तो कंपनी देख रही है कि जनरल मीटिंग से 7 डेज पहले। अब जिसने बाद में शेयर खरीदे वो मेंबर बन गया, अब वो वोट कैसे करेगा, तो उससे पता चलेगा एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। द मैनर फॉर द पर्सन्स हु हैव एक्वायर्ड एंड बिकम मेंबर्स आफ्टर डिस्पैच ऑफ नोटिस। नोटिस जाने के बाद जो पर्सन मेंबर बना तो उसको लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड कैसे मिलेगा, वो लिखा होगा एडवर्टाइजमेंट में, क्योंकि कट ऑफ डेट होती है मीटिंग से 7 दिन पहले, नॉट अर्लियर देन 7 days, मतलब 7 days पहले रहेगी। ठीक है, अब एक स्टेटमेंट जाएगी एडवर्टाइजमेंट में जिसमें क्या लिखा होगा, रिमोट ई वोटिंग शेल नॉट बी अलाउड बियॉन्ड द टाइम एंड डेट, यानी कि जो टाइम आपको बता दिया कि इतने बजे तक वोट करना है और इस दिन तक वोट करना है, तो उसी दिन तक अलाउड होगा, उतने ही टाइम तक, उसके बाद आपको अलाउड नहीं होगा। मैनर इन विच कंपनी शेल प्रोवाइड फॉर वोटिंग बाय मेंबर प्रेजेंट एट द मीटिंग। मीटिंग में जो प्रेजेंट होंगे मेंबर, उनको कैसे वोट करने दिया जाएगा वो भी आप एडवर्टाइजमेंट में लिखोगे। प्लस में अगर कोई मेंबर है जिसने मेंबर में पार्टिसिपेट इन, ठीक है, इसमें कि मेंबर जो है ऑलरेडी वोट कर चुका है तो वो मीटिंग को अटेंड कर सकता है बट उसमें वोट नहीं करेगा, ये भी आप एडवर्टाइजमेंट में लिखोगे। प्लस में आप लिखोगे कि पर्सन जिसका नाम ROM में है, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में है, या फिर रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ऑनर में है एज ऑन कट ऑफ डेट, यानी कि कट ऑफ डेट के दिन जिसका नाम मेंबर के रजिस्टर में आ गया, रजिस्टर ऑफ मेंबर में आ गया, shall be entitled to avail the facility of remote voting as well as voting in general meeting, यानी कि उसके पास राइट है कि वो रिमोट वोटिंग में और जनरल मीटिंग में वोट कर सकता है। वेबसाइट एड्रेस लिखोगे कंपनी का, एजेंसी का एड्रेस लिखोगे जहाँ पे नोटिस को लगाया गया है, कि अगर आपको नोटिस देखना है तो कंपनी की वेबसाइट पे जाके देख लो या फिर एजेंसी की वेबसाइट पे जाके देख लो। नेम बताओगे, डेजिग्नेशन बताओगे, एड्रेस दोगे, ईमेल आईडी दोगे किसकी, एंड फोन नंबर दोगे। जो पर्सन जो है इस ई वोटिंग से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, जो भी ग्रीवेंसीज है, उसको डील करेंगे। नेम, डेजिग्नेशन, एड्रेस, ईमेल आईडी, फोन नंबर, ये 5 चीजें आप बताओगे जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, तो आप स्टेटमेंट में ये 5 चीजें बताओगे। दोबारा सुन लो, आप पहला बताओगे कि रिमोट ई वोटिंग के लिए डेट एंड टाइम दिया गया है, इसके बियॉन्ड हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। दूसरा बताओगे कि कंपनी जो है मीटिंग के दौरान, मीटिंग के टाइम किस तरीके से वोटिंग को फैसिलिटी देगी।
तीसरा बताओगे कि तुम रिमोट ई वोटिंग से वोट कर चुके हो, तब भी तो मीटिंग अटेंड कर सकते हो बट वोट नहीं कर सकते हो। फोर्थ चीज बताओगे कि कट ऑफ डेट के दिन अगर तुम्हारा नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में है या रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ऑनर में है तो तुम वोट करने के लिए एलिजिबल हो। फोर्थ थिंग बताओगे कि कंपनी का एड्रेस क्या है, वेबसाइट क्या है और एजेंसी की क्या है, जिससे तुम जाके नोटिस को देख सकते हो। पांचवा बताओगे नेम, डेजिग्नेशन, एड्रेस, ईमेल आईडी और फोन नंबर, जो भी पर्सन आपकी ग्रीवेंसेस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमने नोटिस जो दिया, एडवर्टीजमेंट जो दी, उसमें हमने क्या क्या बताया कि कौन कौन से बिजनेस हम ई मीन से ट्रांजेक्ट करने वाले हैं, स्टेटमेंट कि हम बिजनेस जो है ट्रांजेक्ट करेंगे ई मीन से, क्या डेट एंड टाइम रहेगा शुरू करने का रिमोट ई वोटिंग, क्या डेट एंड टाइम रहेगा उसको ख़त्म होने का, अगर जो पर्सन नोटिस डिस्पैच होने के बाद मेंबर बना है तो वो अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड कैसे लेगा। पांचवा कट ऑफ डेट क्या रहेगी, एंड द लास्ट वन की स्टेटमेंट की उसमें कुछ बातें बताओगे। ठीक है, अब प्रोवाइजो कहता है कि प्रोवाइडेड दैट पब्लिक कंपनी शैल आल्सो बी डिस्प्लेड और प्लेस्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ कंपनी एंड एजेंसी, प्रोवाइडेड दैट पब्लिक नोटिस। ठीक है, सॉरी, प्रोवाइडेड दैट पब्लिक नोटिस यानी कि जो आपने एडवर्टाइजमेंट दी है ना, उस एडवर्टाइजमेंट को भी ना कंपनी जो है अपनी वेबसाइट पे डालेगी और एजेंसी की वेबसाइट पे डालेगी। भाई कंप्लायंस तो दिखाओगे ना कि हमने जो है एडवर्टाइजमेंट दे दी है, हमें 21 दिन पहले देनी थी ना, तो हमने वो भी दे दी है, कंपनी अपनी वेबसाइट पे भी डाल देगी, उससे पता चल जाएगा कि कौन से न्यूज़पेपर में दी है, कैसे दी है, तो वो अपनी वेबसाइट पे भी डाल देगी और एजेंसी की वेबसाइट पे भी डाल देगी। ठीक है, बातें समझ में आ रही है। कनेक्ट करना सारा ऐसे पढ़ोगे तो फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अब आता है टाइम पीरियड एंड ऑल। ठीक है, पहले एक बार स्टार्टिंग से एक बार जस्ट रिवाइज कर लें। ठीक है, एक बार स्टार्टिंग से देख लेते हैं। देखो हमने क्या देखा कि कंपनी जो है जिसके इक्विटी शेयर लिस्ट है और हजार मेंबर्स है उनको ई वोटिंग की फैसिलिटी देनी है। दूसरा किस किस को नहीं देनी, निधि, एंटरप्राइज और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, पीछे पीछे बोलना लर्न हो जाएगा। मेंबर जो है अपना राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं, ई वोटिंग के थ्रू वोट कर सकते हैं। अब जो नोटिस जाएगा, नोटिस जा सकता है रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, ईमेल एड्रेस से या कुरियर से। नोटिस कंपनी अपनी वेबसाइट पे डालेगी, प्लस में एजेंसी की वेबसाइट पे डालेगी। नोटिस जो जाएगा आप उसमें बताओगे कि जिसने अपना वोट एक्सरसाइज नहीं किया है तो वो मीटिंग पे आके एक्सरसाइज कर सकते हैं, प्लस में जिसने अपना वोट एक्सरसाइज कर लिया है वो भी मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, अलाउड है, बट वो वोट नहीं कर सकते। और नोटिस में बताओगे कि कंपनी जो है ई वोटिंग की फैसिलिटी दे रही है। ठीक है, रिमोट ई वोटिंग की, वोटिंग बाय ई मीन्स की फैसिलिटी कंपनी दे रही है। कंपनी नोटिस में कुछ चीज़ें बताएगी कि किस तरीके से आप वोट करोगे, क्या प्रोसेस रहेगा, क्या टाइम पीरियड रहेगा रिमोट ई वोटिंग के लिए, क्या लॉगिन आईडी रहेगी और क्या पासवर्ड रहेगा। ठीक है, इसी के साथ साथ कंपनी नोटिस देने के साथ जो है नोटिस दे दिया, अब एडवर्टीजमेंट भी देगी। एडवर्टीजमेंट जो देनी है वो 21 डेज पहले देनी है जनरल मीटिंग से। एडवर्टीजमेंट में क्या बातें बताएगी, कौन से बिजनेस स्टेटमेंट कि हम बिजनेस ट्रांजेक्ट करने वाले हैं ई मीन से, रिमोट ई वोटिंग शुरू कब होगा, ख़त्म कब होगा, और पर्सन जो है कैसे वोट करेंगे वो बताएगी। लॉगिन आईडी पासवर्ड वो पर्सन कैसे लेंगे जिनका जो है जो मेंबर बने हैं नोटिस डिस्पैच होने के बाद में, तो वो लॉगिन आईडी पासवर्ड कैसे लेंगे वोट करने के लिए। कट ऑफ डेट क्या रहेगी, ठीक है, कट ऑफ डेट क्या रहेगी, क्योंकि कट ऑफ डेट से ही पता चलेगा कि कौन सा मेंबर वोट करने के लिए एलिजिबल है और कौन सा नहीं है, कौन सा पर्सन। ठीक है, स्टेटमेंट में कुछ बातें बताएगी। ई वोटिंग जो है टाइम के बाद आप नहीं कर सकते हो, एक टाइम दिया जाएगा, उस टाइम तक ही अलाउड है। और किस तरीके से मेंबर वोट करेगा, जो मीटिंग में आएगा। मेंबर आ सकता है जिसने रिमोट ई वोटिंग से वोट कर दिया बट दोबारा उसको वोट करने नहीं दिया जाएगा। जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में आ गया और रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ऑनर में आ गया वो वोट कर सकता है, वही सिर्फ एलिजिबल है वोट करने के लिए। ठीक है, कंपनी का वेबसाइट एड्रेस, एजेंसी का वेबसाइट एड्रेस, नेम, डेजिग्नेशन, एड्रेस, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, किसका, जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है मेंबर्स की जो ग्रीवियंसेस आएगी उसको सॉल्व करने के लिए ई वोटिंग से रिलेटेड। प्रोवाइजो कहता है कि भाई जो आपने एडवर्टीजमेंट दी है ना उसको भी कंपनी की और एजेंसी की वेबसाइट पे अपलोड कर देना। ठीक है, बात आती है कि फैसिलिटी फॉर रिमोट ई वोटिंग, यानी कि जो रिमोट ई वोटिंग की फैसिलिटी मिलेगी वो खुलेगी कब, वो ओपन कब होगी, मतलब कब से आपके पास एक्सेस आ जाएगा कि आप जो है रिमोट ई वोटिंग यूज़ करके वोट कर सकते हो। तो लिखा हुआ है फैसिलिटी फॉर रिमोट ई वोटिंग शैल रिमेन ओपन फॉर नॉट लेस देन 3 days, आपको 3 दिन के लिए मिलेगा
कि 3 दिन है आपके पास, उन 3 दिन में आप रिमोट ई वोटिंग के थ्रू वोट कर सकते हो, ठीक है। एंड जो रिमोट ई वोटिंग की तरह के थ्रू आप वोट कर सकते हो ना, वो क्लोज होगा 5 बजे ऑन द डेट प्रीसीडिंग द डेट ऑफ जनरल मीटिंग। जो रिमोट ई वोटिंग की फैसिलिटी है वो क्लोज हो जाएगी 5 बजे ऑन द डेट प्रीसीडिंग द डेट ऑफ जनरल मीटिंग, यानी कि जिस दिन जनरल मीटिंग है उससे एक दिन पहले शाम को 5 बजे जो है वोटिंग की लाइंस जो है बंद हो जाएंगी, आप अपनी वोटिंग जो है नहीं कर सकते उसके बाद, ठीक है। यानी कि 3 दिन के लिए अलाउड होगा और जनरल मीटिंग से एक पहले शाम को 5 बजे तक ई वोटिंग कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ड्यूरिंग द पीरियड जब रिमोट ई वोटिंग आपको दी जाएगी तो कौन रिमोट ई वोटिंग से वोट कर सकता है। तो लिखा है द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, जो शेयर्स, जिन मेंबर्स के पास कंपनी के शेयर्स हैं। अब शेयर्स चाहे फिजिकल फॉर्म में हो या डीमैट फॉर्म में हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास कंपनी के शेयर है तो आप कंपनी के मेंबर हो। कट ऑफ डेट पे अगर आप कंपनी के मेंबर हो तो आप अपनी रिमोट ई वोटिंग यूज करके अपनी जो है वोटिंग कर सकते हो। उसके बाद लिखा है प्रोवाइजो। प्रोवाइजो कहता है एक बार अगर वोट कास्ट कर दिया मेंबर ने तो वो अपने वोट को सब्सिक्वेंटली चेंज नहीं कर सकता। अगर आपने पर्टिकुलर वोट डाला कि मैं इस रेजोल्यूशन के फेवर में हूँ, आपको फिर फील हुआ कि नहीं मुझे इसके अगेंस्ट में जाना है, मैं इसके फेवर में नहीं जाऊंगा, तो यू डोंट हैव अ राइट टू चेंज योर वोट सब्सिक्वेंटली। बात ध्यान से सुनना, आप एक बार अपना वोट कास्ट कर दोगे तो आपके पास अपना वोट चेंज करने का राइट नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा प्रोवाइजो कहता है मेंबर पार्टिसिपेट इन जनरल मीटिंग इवन आफ्टर कास्टिंग वोट इन रिमोट वोटिंग बट नॉट अलाउड टू वोट। एक ही लाइन बार बार आ रही है, इस लाइन को रट लो कि मेंबर जनरल मीटिंग में आ सकता है रिमोट वोटिंग के बाद वोट करने के बाद, बट जनरल मीटिंग पे आके वो वोट नहीं कर सकता, ठीक है। तो 2 पॉइंट देखे हमने। टाइम पीरियड फॉर वोटिंग, वोटिंग का जो टाइम पीरियड है वो क्या रहेगा, 3 दिन, और जनरल मीटिंग से एक दिन पहले शाम को 5 बजे। वोट कौन कर सकता है, मेंबर्स कर सकते हैं। क्या मैम एक बार वोट करने के बाद वो वोट चेंज कर सकता है, नो, नॉट अलाउड। मैम उसने रिमोट वोटिंग से वोट कर दिया, मीटिंग में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, बट वो अपना वोट दोबारा कास्ट नहीं कर सकता, ठीक है। अब बोलता है कि एट द एंड ऑफ द ई वोटिंग पीरियड, रिमोट ई वोटिंग पीरियड था वो खत्म हो गया, मतलब 5 बजे तक वोटिंग कर सकते हो, वो पीरियड खत्म हो गया। जो वो फैसिलिटी थी ना साथ साथ उसको ब्लॉक कर देंगे ताकि उसके बाद कोई वोट ना कर पाए। बट बात सुनना, प्रोवाइजो कह रहा है बट द फैसिलिटी शैल बी इन ऑपरेशन, फैसिलिटी ऑपरेशन में रहेगी अगर इन केस कंपनी ने चुना टू प्रोवाइड सेम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम एज यूज ड्यूरिंग रिमोट वोटिंग ड्यूरिंग द जनरल मीटिंग। हमने बोला ना कि कंपनी जो है रिमोट वोटिंग की फैसिलिटी दे रही है मेंबर्स को कि घर से वोट कर दो, बट वो सेम फैसिलिटी इलेक्ट्रॉनिक जो तरीके से वोट करने की फैसिलिटी है वो जनरल मीटिंग में भी रख रही है। तो हो सकता है कि उसने जनरल मीटिंग में सेम फैसिलिटी रखी हो, ठीक है, सेम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम रखा हो जो रिमोट वोटिंग में यूज हुआ था, तो उसको अगर उसने ब्लॉक कर दिया तो मेंबर्स जनरल मीटिंग में आके वोट कैसे करेंगे। तो उस केस में कंपनी जो है उस फैसिलिटी को ऑपरेशन में रहने देगी, उसको ब्लॉक नहीं करेगी। बात समझ में आ रही है। वैसे बोला नॉर्मली कि रिमोट ई-वोटिंग की फैसिलिटी आप ब्लॉक कर दोगे जैसे उसका टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा, बट ब्लॉक कंपनी नहीं करेगी अगर कंपनी ने चुना है कि वो सेम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम से जो है वोट करने की फैसिलिटी दे रही है जनरल मीटिंग में भी, तो वो फिर ब्लॉक नहीं करेगी। बात समझ में आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है, अब मैंने स्टार्टिंग से आपको सारा बोला इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होगी, वोट जो है पूरा का पूरा जो सिस्टम चलेगा वो वोटिंग का चलेगा इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट जाएगी, सारा प्रोसेस है, वोटिंग होगी। अब ये सारा जो होगा ये करेगा कौन, तो बोलता है द बोर्ड शेल अपॉइंट वन और मोर स्क्रूटनाइजर। बोर्ड क्या करेगा, एक पर्सन को अपॉइंट करेगा जिसे हम कहेंगे स्क्रूटनाइजर। बोर्ड मतलब बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। वो क्या करेंगे, स्क्रूटनाइजर को अपॉइंट करेंगे। मैम ये स्क्रूटनाइजर कौन हो सकता है, ये हो सकता है चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिसिंग, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिसिंग, ठीक है, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिसिंग, एडवोकेट हो सकता है, या एनी अदर पर्सन इन द नॉट इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, जो कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में ना हो वो भी हो सकता है, ठीक है। अब बोर्ड क्या करेगा, बोर्ड जो है अपॉइंट करेगा स्क्रूटनाइजर को, जो वोटिंग के सारे प्रोसेस को, रिमोट ई वोटिंग के प्रोसेस को स्क्रूटनाइजर करेगा। स्क्रूटनाइजर स्क्रूटनाइज करेगा कि वोटिंग क्या हुई है, रिमोट ई वोटिंग का क्या रिजल्ट रहा, इन सारे के सारे प्रोसेस को वो स्क्रूटनाइज करेगा फेयर मैनर।
अब प्रोवाइजर कहता है स्क्रूटनाइजर में टेक असिस्टेंस, स्क्रूटनाइजर हेल्प ले सकता है किसी पर्सन की। अब वो जो पर्सन होना चाहिए ना वो कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में नहीं होना चाहिए, एंड हु इज वेल वर्स्ड विद ई वोटिंग सिस्टम, यानी कि उसको भी ई वोटिंग सिस्टम से वो क्या होना चाहिए, फेमिलियर होना चाहिए। ठीक है, तो बात आती है जो स्क्रूटनाइजर आएगा ना वो कौन हो सकता है, पीसीए, पीसीएमए, पीसीएस, एडवोकेट या एनी अदर पर्सन नॉट इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी। ठीक है, बट स्क्रूटनाइजर किसी की हेल्प ले सकता है, हाँ ले सकता है। जिस पर्सन की हेल्प लेगा वो भी एम्प्लॉयमेंट में नहीं होना चाहिए और उसको ई वोटिंग सिस्टम का उसको फेमिलियर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है स्क्रूटनाइजर शेल बी विलिंग टू बी अपॉइंटेड फॉर द पर्पस ऑफ असर्टेनिंग द रिक्विजिट मेजॉरिटी। स्क्रूटनाइजर आएगा वो सारे वोटिंग प्रोसेस को देखेगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है चेयरमैन शेल एट द जनरल मीटिंग एट द एंड ऑफ द डिस्कशन ऑन द रेजोल्यूशन ऑन विच वोटिंग इज टू बी हेल्ड अलाउ वोटिंग as provided in A2H of Rule 11 with the assistance of scrutinizer by use of ballot paper, polling paper or by using electronic voting system for all those members who are present at the meeting and who have not cast their vote by remote voting. ठीक है, chairman shall at the end of the general meeting at the end of the discussion on resolution, चेयरमैन क्या करेगा जब रेजोल्यूशंस पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं जनरल मीटिंग में, तो चेयरमैन जो है स्क्रूटनाइजर की हेल्प के साथ मतलब उसके असिस्टेंस के साथ यूज़ करने देगा बैलेट पेपर, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम या फिर पोलिंग पेपर। किन मेंबर्स के लिए, उन मेंबर्स के लिए जो मीटिंग में आए हैं और उन्होंने रिमोट ई वोटिंग से वोट नहीं किया था, यानी कि चेयरमैन जो है वो असिस्टेंस लेगा स्क्रूटनाइजर की और लोगों को बोलेगा, मेंबर्स को बोलेगा उनको कि आप लोगों को हम लोग वोटिंग अलाउड कर रहे हैं बैलेट पेपर यूज करके या पोलिंग पेपर या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम उन मेंबर्स के लिए जिन्होंने रिमोट ई वोटिंग से अपना वोट कास्ट नहीं किया था। तो ये कौन बोलेगा, चेयरमैन बोलेगा। चेयरमैन शेल एट द जनरल मीटिंग एट द एंड ऑफ द डिस्कशन ऑन द रेजोल्यूशंस अलाउ करेगा वोटिंग उन मेंबर्स के लिए जिन्होंने रिमोट ई वोटिंग से वोट नहीं किया था। ठीक है, अब स्क्रूटनाइजर शेल इमीडिएटली आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द वोटिंग एट जनरल मीटिंग। ठीक है, स्क्रूटनाइजर क्या करेगा आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द वोटिंग एट द जनरल मीटिंग, यानी कि जनरल मीटिंग पे जैसे ही वोटिंग हो जाएगी, ठीक है, कंक्लूजन ऑफ द वोटिंग, वो क्या करेगा सबसे पहले वोट को काउंट करेगा और देयर आफ्टर क्या करेगा, फर्स्ट काउंट द वोट एट द जनरल मीटिंग। तो एट द मीटिंग पे जो वोट है पहले उसको काउंट करेगा और देयर आफ्टर क्या करेगा, अनब्लॉक करेगा वोट कास्ट थ्रू रिमोट ई वोटिंग, यानी कि जो रिमोट ई वोटिंग से वोट हुए थे ना उसको अनब्लॉक करेगा। अनब्लॉक कैसे करेगा, इन प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 2 विटनेस, वहाँ पे 2 विटनेस होने चाहिए जो कंपनी की एम्प्लॉयमेंट पे नहीं है, उनके सामने अनब्लॉक करेगा रिमोट ई वोटिंग में जो वोट हुए उसको और उसको भी काउंट करेगा। ठीक है, पहला क्या करेगा, जो वोट मीटिंग में हुआ एट द मीटिंग को देखो मैंने अंडरलाइन किया है, जो मीटिंग पे वोट हुए पहले उनको काउंट करेगा और देयर आफ्टर उसके बाद क्या करेगा, जो वोट कास्ट हुए रिमोट ई वोटिंग से उनको अनब्लॉक करेगा और उनको देखेगा। ठीक है, एंड उसके बाद क्या करेगा, स्क्रूटनाइजर जो रिपोर्ट बनाएगा वो बनाएगा मीटिंग होने के 3 दिन में, विद इन 3 days ऑफ कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग, यानी कि मीटिंग कंक्लूड हुई उससे 3 दिन में स्क्रूटनाइजर अपनी रिपोर्ट बनाएगा। ऑफ वोट कास्ट इन फेवर, यानी कि फेवर में क्या वोट आए और अगेंस्ट में क्या वोट आए, टू द चेयरमैन, किसको देगा रिपोर्ट, चेयरमैन को, और द पर्सन ऑथराइज बाय हिम, यानी कि या तो चेयरमैन को देगा या किसी पर्सन को जिसको चेयरमैन ने ऑथराइज किया हो राइटिंग में उसको देगा। Who shall counter sign the same, चेयरमैन या पर्सन ऑथराइज उस रिपोर्ट को काउंटर साइन करेंगे, वो लोग क्या करेंगे, उस रिपोर्ट को, स्क्रूटनाइजर की रिपोर्ट को साइन करेंगे। प्रोवाइजर कहता है द चेयरमैन ऑफ द पर्सन ऑथराइज बाय हिम इन राइटिंग शैल डिक्लेयर द रिजल्ट ऑफ द वोटिंग फॉरविथ, जैसे ही उन लोगों के पास रिजल्ट आएगा, स्क्रूटनाइजर की रिपोर्ट आएगी, वो रिजल्ट को डिक्लेयर कर देंगे। एक्सप्लेनेशन कहती है इट इज क्लैरिफाइड दैट मैनर इन विच मेंबर्स हु हैव कास्ट देयर वोट अफर्मिंग और एक्सेप्टिंग और नेगेटिंग द रेजोल्यूशन शैल रिमेन सीक्रेट एंड नॉट अवेलेबल टू चेयरमैन, स्क्रूटनाइजर और एनी अदर पर्सन टिल द वोट्स आर कास्ट इन द मीटिंग। एक्सप्लेनेशन कहती है कि मेंबर ने अपने वोट को किस तरीके से वोट किया, अपने वोट को किस तरीके से वोट किया, मैनर, किस मैनर में वोट किया, एक्सेप्ट किया या रेजोल्यूशन को नेगेट किया, यानी कि या तो एक्सेप्ट किया या नहीं माना, फेवर में दिया या अगेंस्ट भी दिया, क्या तरीका यूज़ किया, किस तरीके से उसने वोट किया, उसको हम सीक्रेट रखेंगे। जो भी उसने रेजोल्यूशन पे वोट किया, एक्सेप्ट किया या एक्सेप्ट नहीं किया, तो उसको हम सीक्रेट रखेंगे, किससे, चेयरमैन से, स्क्रूटनाइजर से और एनी अदर पर्सन से, जब तक वोट कास्ट नहीं हो जाते इन द मीटिंग। यानी कि बोल दिया
कि भाई जब तक मीटिंग में वोट कास्ट नहीं हो जाते, मेंबर्स ने जो भी वोट किया है, चाहे रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट किया है, नेगेट किया है, उस मैनर को हम सीक्रेट रखेंगे। ठीक है, अब एक बार शुरू से देखते हैं, आप लोग वरना भूल जाओगे, जहाँ से मैंने आप लोगों को दोबारा से स्टार्ट कराया था। कहता है रिमोट वोटिंग 3 दिन के लिए खुलेगी, 5 बजे मीटिंग से 1 दिन पहले बंद हो जाएगी। ठीक है, एज ऑन कट ऑफ डेट जो भी मेंबर्स हैं, चाहे उनके पास शेयर फिजिकल फॉर्म में है या डीमैट फॉर्म में है, वो वोट कर सकते हैं। एक बार वोट कर दिया, चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद कहता है एट द एंड ऑफ द ई वोटिंग, जो रिमोट ई वोटिंग का टाइम आपको दिया गया था कि 3 दिन तक खुलेगी, जैसे ही रिमोट ई वोटिंग का पीरियड खत्म होगा, रिमोट ई वोटिंग ब्लॉक कर देंगे। बट ब्लॉक नहीं करेंगे अगर हमने सेम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम अपनी जनरल मीटिंग में भी यूज करना है तो। ठीक है, फिर कहता है कि भाई ये पूरा प्रोसेस करना है इतना सारा, तो हमें कोई स्पेशलाइजेशन पर्सन तो चाहिए जो सबको संभालेगा। तो बोला गया कि बोर्ड जो है ना अपॉइंट कर सकता है एक या एक से ज़्यादा स्क्रूटनाइजर को। स्क्रूटनाइजर कौन होगा मैंने बता दिया आपको, पीसीए, पीसीएमए, पीसीएस, एडवोकेट या फिर कोई एनी अदर पर्सन हो सकता है। ठीक है, जो कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में ना हो। स्क्रूटनाइजर भी आ गया। अब स्क्रूटनाइजर आया, अब भाई चेयरमैन ने बोला विद द हेल्प ऑफ स्क्रूटनाइजर कि भाई जिन्होंने अपने वोट को कास्ट नहीं किया था रिमोट वोटिंग से, वो मीटिंग में अपने वोट को कास्ट कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रूटनाइजर आया, जैसे ही मीटिंग कंक्लूड हो जाएगी, आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द वोटिंग एट द मीटिंग में जैसे ही वोटिंग हो जाएगी, स्क्रूटनाइजर क्या करेगा, मीटिंग के अंदर जितने वोट कास्ट हुए उनको काउंट करेगा और उसके बाद अनब्लॉक करेगा, रिमोट वोटिंग से जो वोट हुए थे उनको अनब्लॉक करेगा और उनका हिसाब रखेगा। ठीक है, सब देखने के बाद वो मीटिंग कंक्लूड होने के 3 दिन में रिपोर्ट बना के देगा। उस रिपोर्ट को चेयरमैन या पर्सन ऑथराइज साइन करेगा। ठीक है, पर्सन ऑथराइज ने साइन कर दिए और जैसे ही चेयरमैन और पर्सन ऑथराइज रिपोर्ट आएगी उनके पास, वो क्या करेंगे, साथ साथ वोटिंग का रिजल्ट जो है अनाउंस कर देंगे। तो यहाँ तक की कहानी समझ में आई। कहानी बना के पढ़ो, फ्लो में पढ़ो, स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा। उसके बाद कहता है फॉर द पर्पस ऑफ इंस्यूइंग मेंबर्स ऑलरेडी कास्ट देयर वोट्स थ्रू रिमोट वोटिंग डू नॉट कास्ट, ये कास्ट है, कास्ट अगेन एट जनरल मीटिंग। आप कैसे इंश्योर करोगे, देखो स्क्रूटनाइजर से पूछा गया कि भाई आप कैसे इंश्योर करोगे कि हो सकता है किसी पर्सन ने रिमोट वोटिंग से वोट कास्ट कर दिया हो और वो फिर से जनरल मीटिंग पे आके वोट कास्ट ना कर दे, यानी कि डबलिंग ना हो जाए, तो आप इसको कैसे इंश्योर करोगे। तो बोला गया स्क्रूटनाइजर शैल हैव एक्सेस, स्क्रूटनाइजर के पास ना एक्सेस होगा। एक्सेस किस चीज़ का होगा, आफ्टर द कंक्लोजर ऑफ द पीरियड ऑफ रिमोट वोटिंग, जैसे ही रिमोट वोटिंग खत्म होगी एंड बिफोर द स्टार्ट ऑफ जनरल मीटिंग, यानी कि रिमोट वोटिंग खत्म होने से लेकर जनरल मीटिंग स्टार्ट होने से पहले, बिफोर द स्टार्ट ऑफ जनरल मीटिंग, आफ्टर द क्लोजर ऑफ रिमोट वोटिंग, इसके बीच में जो टेन्योर होगा, टू डिटेल रिलेटिंग टू मेंबर्स की उसके पास सारी डिटेल होगी, नेम, फॉलियोज, नंबर ऑफ शेयर्स उसके पास कितने हैं, एंड एनी अदर इन्फॉर्मेशन दैट द स्क्रूटनाइजर मे रिक्वायर। तो उसके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन का एक्सेस होगा, किसके पास, स्क्रूटनाइजर के पास। हु हैव कास्ट देयर वोट्स थ्रू ई वोटिंग बट नॉट द मैनर इन विच दे हैव कास्ट देयर वोट्स, उनके पास ये होगा हु हैव कास्ट, किसने अपने वोट्स कास्ट किए, बट उनके पास ये नहीं होगा कि किस तरीके से वोट कास्ट हुए हैं, क्योंकि वो हमें सीक्रेट रखना है। मैंने बताया ना आपको कि जब तक मीटिंग में वोट नहीं हो जाता, किस तरीके से वोट किया गया उसको हम सीक्रेट रखेंगे। तो स्क्रूटनाइजर के पास एक्सेस होगा इस चीज का कि जिसने ऑलरेडी वोट कास्ट कर दिया वो दोबारा वोट कास्ट ना कर दे, उसके लिए स्क्रूटनाइजर के पास रिमोट वोटिंग खत्म होने के बाद और जनरल मीटिंग स्टार्ट होने से पहले इस टेन्योर में उसके पास एक्सेस रहेगा सारी इंफॉर्मेशन का, जिससे वो देखेगा कि किस किसने वोट कास्ट कर दिए हैं। बात समझ में आ रही है, लेकिन किस तरीके से वोट कास्ट हुए इसका एक्सेस उसके पास नहीं होगा। ठीक है, अब बात आती है स्क्रूटनाइजर क्या करेगा। स्क्रूटनाइजर मेंटेन करेगा एक रजिस्टर वो बना सकता है मैनुअली या इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है, उस रजिस्टर में वो क्या रिकॉर्ड करेगा, एसेंट या डिसेंट, मतलब किसी ने एक पर्टिकुलर रेजोल्यूशन को एसेंट किया, एक्सेप्ट किया या डाइसेंट किया, यानी कि मना किया। ठीक है, उसका नाम लिखेगा, एड्रेस लिखेगा, फॉलियो नंबर लिखेगा, क्लाइंट आईडी लिखेगा, नंबर ऑफ शेयर्स उसके पास कितने हैं वो लिखेगा, वैल्यू कितनी है उसके शेयर्स की वो लिखेगा, और क्या उसके शेयर डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले तो नहीं है। तो स्क्रूटनाइजर कुल मिला के एक रजिस्टर मेंटेन करेगा। ठीक है, अब उस रजिस्टर को और अदर जितने भी पेपर हैं वो किसके पास रहेंगे, तो भाई सुन लो, जो भी रजिस्टर और अदर जितने भी रिलेटिंग पेपर्स हैं, जैसे स्क्रूटनाइजर की रिपोर्ट हो गई, तो जितने भी पेपर्स हैं और वो रजिस्टर है वो किसकी कस्टडी में रहेंगे, वो स्क्रूटनाइजर की कस्टडी में रहेंगे। अनटिल द चेयरमैन कंसीडर्स, दोबारा पढ़ना,
until जब तक the chairman considers, approves and sign the minutes and thereafter scrutinizer shall hand over the register and other paper to the company. जब तक चेयरमैन मिनट्स को कंसीडर, अप्रूव और साइन नहीं कर देता तब तक सारे डॉक्यूमेंट्स किसकी कस्टडी में रहेंगे? स्क्रूटनाइजर. एंड देयर आफ्टर वो क्या करेगा? हैंड ओवर कर देगा किसको? कंपनी को. बात समझ में आ रही है? जब तक चेयरमैन मिनट्स को साइन नहीं करेगा स्क्रूटनाइजर सारे के सारे पेपर्स को हैंड ओवर नहीं करेगा. ठीक है. उसके बाद कहता है रिजल्ट डिक्लेयर्ड अलॉन्ग विद रिपोर्ट ऑफ स्क्रूटनाइजर. जो भी रिजल्ट डिक्लेयर किया स्क्रूटनाइजर की रिपोर्ट के साथ कंपनी की वेबसाइट पे डाल देना एंड एजेंसी की वेबसाइट पे डाल देना. एजेंसी भूले तो नहीं हो, NSDL, CDSL या कोई और एजेंसी जो MCA से अप्रूव्ड है. ठीक है. तो वेबसाइट ऑफ एजेंसी पे डाल देना इमीडिएटली आफ्टर द रिजल्ट इज डिक्लेयर्ड बाय द चेयरमैन. कंपनी की वेबसाइट, एजेंसी की वेबसाइट. ठीक है. बोल रहा है कि रिजल्ट जो भी आया ना उसको स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे भी डालना है इफ कंपनी के इक्विटी शेयर लिस्टेड है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे. इफ कंपनीज हुज इक्विटी शेयर्स आर लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज तो कंपनी क्या करेगी? साइमल्टेनियसली फॉरवर्ड कर देगी रिजल्ट को. किसको? स्टॉक एक्सचेंज को और एक्सचेंजेस को जहाँ पे शेयर्स लिस्टेड है. तो कहाँ पे कंपनी की जो भी रेजोल्यूशन रहा, जो भी मीटिंग हुई उसका रिजल्ट जहाँ कहाँ डलेगा? कंपनी की वेबसाइट, एजेंसी की वेबसाइट और अगर शेयर लिस्टेड है तो स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट. ठीक है. उसके बाद कहता है सब्जेक्ट टू रिसिप्ट ऑफ रिक्विजिट नंबर ऑफ वोट्स द रेजोल्यूशन शैल बी डीम्ड टू बी पास्ड ऑन द डेट ऑफ रेलेवेंट जनरल मीटिंग. जो भी रेजोल्यूशंस पे वोट मिले, रिक्विजिट नंबर ऑफ वोट चाहिए थे वो मिल गए तो हम ये मान लेंगे द रेजोल्यूशन शैल बी डीम्ड टू बी पास ऑन द डेट ऑफ रेलेवेंट जनरल मीटिंग. यानी कि रिमोट वोटिंग से भी हमने वोट कराया तो रिमोट वोटिंग से वोट हुआ होगा तो जनरल मीटिंग से पहले हुआ होगा. 3 दिन पहले फैसिलिटी, मतलब 3 दिन की फैसिलिटी मिली होगी तो जनरल मीटिंग से तो पहले उस पर वोट हुआ होगा. बट हम उस रेजोल्यूशन को पास जो हुआ उसकी जो डेट मानेंगे ना वो जनरल मीटिंग वाली मानेंगे. सारे जिस भी रेजोल्यूशन के लिए मानेंगे हम जनरल मीटिंग के दिन मानेंगे कि वो रेजोल्यूशन पास हुआ था. ठीक है. उसके बाद बोला अ रेजोल्यूशन प्रपोज टू बी कंसीडर्ड थ्रू वोटिंग बाय ई मीन्स. यानी कि हमने वोटिंग बाय ई मीन्स से एक रेजोल्यूशन को प्रपोज किया और उसको पास करवाया, उसको आप विड्रॉ नहीं कर सकते. अ रेजोल्यूशन प्रपोज टू बी कंसीडर, आप उसको प्रपोज करने वाले हो. अ रेजोल्यूशन प्रपोज टू बी कंसीडर थ्रू वोटिंग बाय ई मीन्स तो आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते. ठीक है. आपको एक रेजोल्यूशन कंसीडर कराना है वोटिंग बाय ई मीन्स से, आपने बोल दिया तो आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते. तो आपको पूरा प्रोसेस समझ में आया है, कैसे कैसे एक एक चीज़ चली है, कैसे वोटिंग चली है, कैसे हमने नोटिसेस भेजे हैं. देखो एक बार ब्रीफ दे देती हूँ स्टार्टिंग से हमने क्या क्या किया. कंपनी जिसकी इक्विटी शेयर लिस्ट है और जिसके 1000 मेंबर हैं उसको फैसिलिटी देनी थी. तो भाई दोगे तो नोटिस में बताओगे, नोटिस देना है. नोटिस कहाँ देना है? नोटिस को वेबसाइट पे भी डालना है, कंपनी की और एजेंसी की वेबसाइट. नोटिस में बता देना कि हम ई वोटिंग की फैसिलिटी देने वाले हैं. नोटिस में बता देना जो ऑलरेडी रिमोट वोटिंग से कास्ट करेगा वो भी मीटिंग में आ सकता है. नोटिस में बता देना कि भाई जो नहीं कर रहा है रिमोट वोटिंग से तो वो मीटिंग में आके कर लेना, मीटिंग में भी हम फैसिलिटी रखेंगे. नोटिस में बता देना तुम्हारी ईमेल आईडी क्या है, तुम्हारी लॉगिन आईडी क्या है, तुम्हारा पासवर्ड क्या है, तुम्हारे को कितना टाइम मिला है वोट करने के लिए. जो नोटिस दोगे उसके बाद एक एडवर्टाइजमेंट भी दे देना. एडवर्टाइजमेंट देनी है 21 दिन पहले. एडवर्टाइजमेंट में भी सारी बातें बता देना कि हम ईमेल से वोट करने वाले हैं, किस दिन रिमोट वोटिंग शुरू होगी, किस दिन ख़त्म होगी, किस तरीके से वो पर्सन वोट करेगा जो नोटिस देने के बाद मेंबर बना है, कट ऑफ डेट क्या रहेगी. कुछ स्टेटमेंट दे देना. कुछ स्टेटमेंट में क्या देना कि एक टाइम और डेट के बाद आपको ई वोटिंग अलाउड नहीं करेंगे, रिमोट ई वोटिंग. ये बता देना कि जो कट ऑफ डेट में मेंबर्स हैं वही वोट कर सकते हैं. ये बता देना कि भाई तुम रिमोट वोटिंग से वोट कर चुके हो तो मीटिंग में आ सकते हो बट वोट नहीं कर सकते. ठीक है. तो कुछ चीज़ें बतानी है. उन पर्सन्स की ईमेल आईडी और सारी इन्फॉर्मेशन दे देना जो ई वोटिंग के दौरान आने वाली प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करेंगे. वेबसाइट दे देना एजेंसी की और कंपनी की जहाँ पे नोटिस डिस्प्ले हुआ है. ठीक है. उसके बाद रिमोट वोटिंग 3 दिन के लिए मिलेगी. 5 बजे तक रिमोट वोटिंग खुलेगी. कट जो भी मेंबर हैं वो वोट कर सकते हैं. एक बार वोट कर दिया वो चेंज नहीं होगा. साथ साथ बोलो लर्न हो जाएगा. पूरा का पूरा मैं लर्न करा रही हूँ जिसमें इतना टाइम लगा हमें पढ़ने में. उसके बाद एक बार रिमोट वोटिंग का टाइम खत्म हो गया फैसिलिटी को ब्लॉक कर देंगे. ठीक है. एक बार टाइम खत्म हो गया फैसिलिटी ब्लॉक कर देंगे. बट फैसिलिटी ब्लॉक नहीं करेंगे अगर सेम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हम यूज़ करने वाले हैं जनरल मीटिंग के दिन भी. ठीक है. बोर्ड क्या करेगा, सारे के सारे पूरे प्रोसेस को संभालने के लिए स्क्रूटनाइजर लाएगा. स्क्रूटनाइजर किसी और की हेल्प ले सकता है? हाँ ले सकता है.
स्क्रूटनाइजर क्या करेगा, स्क्रूटनाइजर आएगा, अब चेयरमैन स्क्रूटनाइजर की हेल्प के साथ बोलेगा कि जिन मेंबर्स ने रिमोट वोटिंग से वोट नहीं किया है वो जनरल मीटिंग पे वोट कर लो। स्क्रूटनाइजर क्या करेगा, जैसे ही वोटिंग हो जाएगी, कंक्लूजन आ जाएगा वोटिंग का, वो क्या करेगा, सारे के सारे वोट्स को काउंट करेगा, चाहे वो रिमोट वोटिंग में हुए या फिर वो मीटिंग में हुए, काउंट करेगा, रिपोर्ट बनाएगा। कंक्लूजन ऑफ मीटिंग से 3 दिन में रिपोर्ट बना के वो देगा, या तो चेयरमैन को या पर्सन ऑथराइज को, वो लोग इसको साइन करेंगे। जब तक वोट नहीं हो जाते, किस तरीके से वोट हुआ है उसको हम सीक्रेट रखेंगे। रिमोट वोटिंग में कैसे इंश्योर करो, वोटिंग के लिए कैसे इंश्योर करोगे कि कोई पर्सन 2 बार वोट ना कर दे, रिमोट वोटिंग से भी और मीटिंग में भी। तो इंश्योर करने के लिए स्क्रूटनाइजर को कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। मीटिंग रिमोट वोटिंग की फैसिलिटी खत्म होने के बाद और जनरल मीटिंग शुरू होने से पहले उसके पास इन्फॉर्मेशन जाएगी कि कौन ऑलरेडी अपने वोट को कास्ट कर चुका है, लेकिन किस तरीके से कास्ट किया वो नहीं जाएगी क्योंकि वो सीक्रेट रखनी है। ठीक है, स्क्रूटनाइजर एक रजिस्टर बनाएगा, रजिस्टर में सारी इन्फॉर्मेशन लिखेगा। रजिस्टर और अदर पेपर स्क्रूटनाइजर की कस्टडी में रहेंगे जब तक चेयरमैन मिनट्स को साइन नहीं कर देता। देयर आफ्टर स्क्रूटनाइजर सबको सारे के सारे रजिस्टर और डॉक्यूमेंट को सबमिट कर देगा कंपनी को। ठीक है, रिजल्ट जो भी डिक्लेयर हुआ है स्क्रूटनाइजर की रिपोर्ट के साथ वो कंपनी की वेबसाइट, एजेंसी की वेबसाइट पे डाल देना। अगर कंपनी की इक्विटी शेयर लिस्ट है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे, तो भाई स्टॉक एक्सचेंज को भी बता देना कि हमारा रिजल्ट ये रहा, और स्टॉक एक्सचेंज भी अपनी वेबसाइट पे डाल देगा। जैसे ही वोट आ जाएंगे सारे के सारे रेजोल्यूशन पे, तो हम मान लेंगे कि रेजोल्यूशन जो है वो पास हुआ रेलिवेंट जनरल मीटिंग वाले दिन में। और एक बार आपने कोई रेजोल्यूशन प्रपोज करना है, रेजोल्यूशन प्रपोज टू बी कंसीडर्ड, अगर आपने कोई रेजोल्यूशन प्रपोज करना है वोटिंग बाय ई मीन्स से, तो आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते। तो ये पूरा का पूरा सेक्शन 108 विद रूल, पूरा का पूरा प्रोसेस क्या रहेगा अगर किसी को वोटिंग थ्रू ई मीन्स की फैसिलिटी देनी है तो क्या प्रोसेस रहेगा, पूरा का पूरा मैंने आपको पूरा एक एक चीज़ क्लैरिटी के साथ पूरा डिटेल्ड में समझाया है सेक्शन 108। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आया होगा, इंटरेस्ट के साथ, मज़ा मतलब पूरा क्लैरिटी के साथ समझ में आया होगा। तो अगर नहीं समझ में आया आप एक बार पूरा वीडियो को फिर से देखें, तो आ जाएगा आप लोगों को समझ, क्योंकि सेक्शन जो है ना वो अपने आप में बहुत लेंदी सेक्शन है। सेक्शन क्या लेंदी है, रूल लेंदी है। सेक्शन ने तो सीधा बोल दिया कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, वो प्रेस्क्राइब करेगी। तो उसने जब प्रेस्क्राइब किया ना रूल 20 में, तो वो बहुत लेंदी प्रेस्क्राइब किया, और होना भी चाहिए। पूरे प्रोसेस को करना है तो कैसे करोगे वो कहीं तो डिफाइन होना चाहिए ना, तभी तो करोगे प्रोसेस को। तो इसलिए प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी है बट ईजी है। नॉर्मल छोटी छोटी सी बातें हैं, नोटिस जाएगा, एडवर्टाइजमेंट जाएगी, जो भी जाएगा उसमें चीज़ें तो आप क्लियर करोगे ना कि हम आपको फैसिलिटी देने वाले हैं, स्क्रूटनाइजर आएगा, बोर्ड अपॉइंट करेगा, तो पता होनी चाहिए चीज़ें। तो इसलिए सेक्शन और रूल जो है वो लेंदी हो गया है। तो वीडियो बड़ी है बट उम्मीद कर रही हूँ कि आप पूरी देख रहे होंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। मेरी बहुत मेहनत लग रही है कंटेंट बनाने में, नोट्स बनाने में, तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें, और प्लीज़ अपना जेन्युइन फीडबैक जो है आप कमेंट में दे दें, सो दैट मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, सपोर्ट मिले कि आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक मोटिवेशन ही है जो आप लोगों के लिए काम करने को मेरे को आगे बढ़ाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं सेक्शन 109 के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।